गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है बल एवं दाब। इससे पहले हमने पढ़ा था बल के बारे में। किसी भी वस्तु में कार्य करवाने के लिए बल की आवश्यकता होती है। कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेज़ी से गतिशील है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। आप यह भी जानते हैं कि ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसे कि कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह गति दिशा भी इसकी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गति धीमी हो जाए या अपनी दिशा बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है गतिशील वस्तु धीमी होती है या तेज़ हो जाती है या अपनी दिशा बदलती है? ये किस कारण होता है? इन सभी का कारण होता है बल। आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को याद करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए आप क्या करते हैं? उस पर किसी स्टिक से या पैर से बल लगाते हैं। किसी गेंद को और अधिक तेज चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गोली यानी गोलरक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी के प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदलता है। आती हुई जो बॉल है उस पर हॉकी का खिलाड़ी बल लगाता है विपरीत दिशा में, तो उसकी दिशा बदल जाती है। क्रिकेट के अगर अंदर हम बात करें तो क्रिकेटर जो बॉल बैट्समैन है जो बॉल से खेलता है वो बैट से क्या करता है, उस पर बल लगाता है तो बॉल की दिशा बदल जाती है। इसी तरह से इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है या इनकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्राय कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं या फेंकते हैं या ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है? देखिए, इसमें बल अपकर्षण और अभिकर्षण। बल के द्वारा वस्तुओं को हम अपनी ओर आकर्षित भी कर सकते हैं और उन्हें दूर भी भेज सकते हैं। उठना, बोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना, ये ऐसी क्रियाएं हैं जो प्राय कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अब देखिए, यहाँ पे ए में जो गोली है वो गोल को बचाने के लिए यहाँ पे जिस दिशा से बॉल आ रही है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। बी में हॉकी का खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करते हुए उसको गति को दिशा को बदलने के लिए। क्षेत्र रक्षक जो है गेंद को रोकते हुए। इन तीनों स्थितियों में देखिए, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। सारणी 11.1 में वस्तु की गति की सुपरिचित स्थितियों में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनमें से कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं या फिर इनमें उदाहरणों में कुछ आप बदलाव भी कर सकते हैं। प्रत्येक दिशा में कार्य को धक्का देना या फिर खींचने के रूप में पहचानना है। देखिए, यहाँ पे पहला है, मेज़ पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाने के लिए या तो हम धक्का देंगे या अपनी ओर खींचेंगे या फिर इसको उठाएंगे या फिर इसको गति देने के लिए एक चीज़ और कर सकते हैं, नीचे गिरा भी सकते हैं। कार्य करने को व्यक्त कर सकते हैं अपकर्षण हाँ और अभिकर्षण दोनों में। अपकर्षण अभिकर्षण दोनों में। दरवाजे को खोलना या बंद करना, धक्का देकर या खींचकर हम इसको दरवाजे को खोल या बंद कर सकते हैं, उठाकर या गिराकर नहीं। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, हम खींचकर ही उसको बाहर निकाल सकते हैं धक्का देकर। गति अगर हम बात करें कुएं से बाल्टी की पानी जो है पानी की बाल्टी है उसको खींचकर ही हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे गतिविधियाँ जो हैं आपको लिखनी है। क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण यानी खिंचाव और अपकर्षण का मतलब धक्का देना या दोनों रूप में व्यक्त किया जा सकता है? क्या हम कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु की गति लाने के लिए हम उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है? बिल्कुल सही बात है। किसी वस्तु को गति कराने के लिए या तो उसको धक्का देना पड़ता है या उसको खींचना पड़ता है। और बल लगने के कारण ये जितने भी बदलाव वस्तुओं में होते हैं ये इनमें पाए जाते हैं। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। विज्ञान की भाषा में अगर हम बल की बात करें तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल जो है उसे हम कहते हैं किसी वस्तु को हम गति लाने के लिए उस पर धक्का देते हैं या उसको अपनी ओर खींचते हैं, इसे बल कहते हैं। वस्तु पर बल कब लगता है अब हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बल अन्योन क्रिया के कारण बनते हैं। बल हमेशा कभी भी एक नहीं रहता, हमेशा जोड़े के रूप में रहता है। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, क्या
उसकी उपस्थिति के कारण कार में गति होगी? नहीं होगी। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का देना प्रारंभ करता है, अर्थात वह कार पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना शुरू करती है। यहाँ पे दूसरे में देखिए, एक आदमी द्वारा कार को धक्का लगाना। पहली स्थिति में ये खड़ा हुआ है, गाड़ी नहीं चलेगी। दूसरी स्थिति में ये धक्का लगा रहा है, गाड़ी चलना शुरू कर देती है। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए कौन किसे धकेल रहा है। यहाँ पे दो लड़कियाँ दिखाई गई हैं, ए और बी। ए और बी दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? धक्का दे रही हैं, पीछे की ओर धकेल रही हैं। वहीं स्थिति बी में देखिए 11.3 बी में दिखा रखा है कि इसमें जो दोनों लड़कियां हैं ये एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही हैं, तो दोनों एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। 11.3 में 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनमें संभवतः आप परिचित होंगी। क्या आप बता सकते हैं इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? स्थिति ए जो है इसके अंदर दोनों एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, एक दूसरे को दूर कर रही हैं। स्थिति बी जो है इसमें दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इसमें दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीक होती हैं, जबकि 11.3 बी में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से जो चित्र 11.3 का जो सी है इसमें गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को, यहाँ पे जो आदमी है वो गाय को अपनी ओर खींच रहा है, जबकि गाय जो है वो इस आदमी को अपनी ओर खींच रही है। दोनों ही एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। क्या यह बात आदमी और गाय पर भी लागू होती है? बिल्कुल। इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं की अन्योन्य क्रिया होनी ज़रूरी है। मान लीजिए कोई पत्थर रखा हुआ है, उसको हम उठाते हैं तो यहाँ पे उस पत्थर में गति होती है, हम उस पर बल लगा के उसको उठा रहे हैं। तो किसी वस्तु पर बल लगने के लिए 2 वस्तुओं का होना आवश्यक होता है। इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। तो यहाँ पे आपका आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। आज आपको जो क्वेश्चन करना है, ये जो टेबल दे रखी है 11.1 की, उसे पूरा कंप्लीट करना है, फिल करना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।